चलिए, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरीन के बारे में। तो अब हम वहीं से आगे चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की बात करेंगे आज। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड देन सिलिकॉन। सबसे पहले कार्बन एंड देन सिलिकॉन। चलिए, उससे पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ बता देता हूँ जो कि काफी आपके यूज आएगी। देखो, फिर हम अभी फिर से आ जाएंगे कंपाउंड्स पर, कार्बन और सिलिकॉन के कंपाउंड्स पर। फिर ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो काफी एग्जाम्स में आपको पूछी जाती है। देखो, कार्बाइड्स, ये शायद, क्या मैंने आपको पहले कभी बताया था कार्बाइड्स के बारे में? क्या किसी को याद है हमने पहले कभी इसके बारे में डिस्कस किया है? सर C3-। C3- नहीं, ये अलग अलग कार्बाइड्स होते हैं, C3- नहीं। क्या मैंने आपको कार्बाइड्स के बारे में पहले कभी बताया है? बोलो हाँ या ना। बताइए, क्या मैंने बताया है कभी पहले? चलो, नो सर। कोई बात नहीं, आप देख लो, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। देखो, कार्बाइड्स क्या होते हैं जरा ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। कार्बाइड्स का मतलब है बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विद अदर एलिमेंट्स। बाइनरी कंपाउंड्स का मतलब किसी और एलिमेंट के साथ, मतलब दो दो एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर, एक कार्बन और दूसरा दूसरा एलिमेंट। तो जब कार्बन किसी और एलिमेंट के साथ कंपाउंड्स बनाता है तो उसको बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड्स। और ये है कार्बाइड्स। ठीक है, तो जब हमने एस ब्लॉक पढ़ा था, या फिर अगर देखो बता देता हूँ अभी, तो यहाँ पर हमने ये बोला था कि एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स मतलब कार्बाइड जो बनाते हैं वो आयनिक होते हैं इन नेचर। एस ब्लॉक के जो कार्बाइड्स हैं वो आयनिक होते हैं, तो इसलिए इनको हम आयनिक कार्बाइड्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आयनिक कार्बाइड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कार्बाइड्स हमारे पास तीन तरह के होंगे, 3 टाइप्स ऑफ कार्बाइड्स। 3 टाइप्स ऑफ कार्बाइड्स। नंबर 1, आयोनिक या फिर सॉल्ट लाइक, या फिर सेलाइन कार्बाइड्स। ठीक है। नंबर 2, कोवेलेंट कोवेलेंट कार्बाइड्स। एंड नंबर 3, इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आयनिक कार्बाइड्स की, कि आयनिक कार्बाइड्स क्या होते हैं। सर थोड़ा नीचे दिखाना। लिख लिया? देखो, आयनिक कार्बाइड्स कौन बनाते हैं? ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड एल्यूमिनियम। ग्रुप 1 वाले सारे, ग्रुप 2 वाले सारे और एल्यूमिनियम, ये जो है आयनिक कार्बाइड्स बनाते हैं। देखो, एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करना। कार्बाइड्स का मतलब होता है बाइनरी कंपाउंड्स विद कार्बन। ठीक है, किसी और एलिमेंट ने कार्बन के साथ बाइनरी कंपाउंड्स बनाए तो इनको बोलते हैं हम कार्बाइड्स। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आपको ऐसा पूछा जाएगा, मान लो ये एक कार्बाइड है बेरिलियम का, बेरिलियम कार्बाइड। ये बेरिलियम का एक कार्बाइड है। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि जब आपने बेरिलियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस किया, जब आपने उसके ऊपर वाटर के साथ रिएक्शन की, तो पूछा जाएगा प्रोडक्ट क्या बना। जब आपने इसका हाइड्रोलिसिस किया तो आपको पूछा जाएगा प्रोडक्ट क्या बना। ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर है? बोलो, क्वेश्चन यस क्लियर सर। है? तो अब आपको कैसे करने हैं इन क्वेश्चंस को? बेरिलियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? सेकेंड ग्रुप का है। सेकंड। तो बेरिलियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहता है? +2। +2। +2। आपके पास यहाँ पर कितने बेरिलियम है? 2। 2।
तो टोटल चार्ज कितना हो गया +4। यस सर। अगर बेरिलियम पे 4 टोटल चार्ज आया +4 तो कार्बन पे कितना आएगा? -4 -4 -4। अब देखो वाटर वाटर आपको H+ भी देता है और OH- भी देता है, ठीक है। तो H+ जो है वो H+ आप कहाँ लगा देना? कार्बन पर, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और जो OH- यहाँ से निकला था वो आप लगा देना बेरिलियम पर, क्योंकि उस पर +2 चार्ज है। तो बताओ एक बेरिलियम पर +2 है तो उसके पास कितने OH- जाएंगे? 2। 2 और +4 और कार्बन पर कितने हाइड्रोजन जाएंगे? 2 माइनस के। नहीं नहीं, कार्बन पर कितने हाइड्रोजन जाएंगे? एक कार्बन पर -4 है तो कितने हाइड्रोजन जाएंगे उसके पास? 4 4 जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो प्रोडक्ट में यहाँ पे लिख दूंगा। तो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा BeOH ट्वाइस प्लस CH4। बताओ क्या ये चीज सबको समझ में आती है? यस सर। चलो एक और सर एग्जांपल आपके लिए। हाँ सर बेरिलियम के पास भी तो चार्ज आने चाहिए ना, OH2 एक OH4। हमने यहाँ पे एक बेरिलियम लिखा है ना बेटा, एक बेरिलियम। एक बेरिलियम यस पे सर, 2 गए, दूसरे बेरिलियम पे 2 गए। समझ रहे हो इस बात को? यस सर। मतलब 2 बेरिलियम थे तो यहाँ पर कितने हाइड्रोक्साइड बन गए? 2 हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 2 BeOH ट्वाइस। ठीक है, क्लियर है? चलो दूसरा यस करके सर। बताइए, दूसरा बताइए, दूसरे में क्या बनेगा? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। दूसरा करके बताइए, दूसरा। जब आपने CaC2 कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस किया तो क्या बनेगा? सर CaOH प्लस CO2 CaOH ट्वाइस, ये बनेगा कैल्शियम OH हाइड्रोक्साइड। प्लस CO2 होल ट्वाइस प्लस CH4। CH4 नहीं बनेगा इसमें, देखो चेक करो फिर से। इसमें CO यस, C2H2 हाँ इसमें बनेगा बनेगा ना। C2H2 C2H2 C2H2। ठीक है, चलो तीसरा बताओ। MgOH MgOH ट्वाइस प्लस H2 प्लस प्लस क्या बनेगा? C3OH6 C3 C3 C3H4 C3OH6 OH कहाँ से आ गया? सॉरी, C3H6 H6। C3H6 कैसे आया? सर C3H4 C3H4 यस C3H4। बताओ यहाँ तक आप सबको समझ में आया? यस सर किसी को कोई डाउट? यस चलो एक और करना है आपको। Al4C3 Al4C3 का जब हाइड्रोलिसिस किया तो आपको पूछा है क्या बनता है? जब आपने एल्यूमिनियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस किया तो बताना है क्या बनता है। समझ में आया? Al4C3। चलिए एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना है एक एल्यूमिनियम के ऊपर? +3 एक एल्यूमिनियम के ऊपर +3। तो टोटल कितना हो गया? -12। +12 हाँ टोटल हो गया +12। अगर एल्यूमिनियम पे टोटल हुआ +12 तो उसके पड़ोसी कार्बन पे कितना जाएगा? -12 -12। तो क्या बनेगा बताओ? प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? AlOH थ्राइस प्लस इसके साथ क्या बनेगा? C3H12 हाँ देखो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है? C3H12 C3H12। ठीक है,
C3H12। अब जरा इस बात पे आप ध्यान देना कि क्या C3H12 हो सकता है? No, sir. क्यों No, नहीं हो sir. सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? सर क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाते हैं। हाँ, तो मैक्सिमम कितना बन सकता है C3 के साथ? सर 12 बन सकते हैं। सर 4 C3 5 C3 के साथ मैक्सिमम कितना बन? C3H8 बन सकता है सर, C3H8। H8 बन सकता है, लेकिन हमारे पास तो क्या आया? C3H12 आया। Yes, तो sir. C3H12 अगर पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब इसका सिंपलर वर्जन पॉसिबल है। सिंपलर वर्जन क्या हुआ इसका? CH4। CH4। तो CH4 पॉसिबल है। तो आपका तो लास्ट में भी हर क्या एक बन टाइम जाएगा? ऐसा होगा। CH4। हाँ, हर टाइम पे। अगर देखो, अगर वो मतलब जो फॉर्मूला बन के आया, वो अगर डायरेक्टली पहली बार में ही सही है, तो आप सीधे वही आंसर दे दोगे, जैसे जो अभी तक हमने ऊपर वाले 3 में किया। जैसा हमने ऊपर 3 में किया वैसे ही आप करोगे डायरेक्ट। लेकिन अगर मान लो जो फॉर्मूला बन के आया वो अगर एक्सीड कर रहा है मैक्सिमम लिमिट को, तो उस केस में आप उसको सिंपलीफाई कर देना, उसका सिंपलेस्ट वर्जन ले लेना। समझ पा रहे हो आप सब? ओके। ठीक है, तो सर पहले आपने वाले। सिखाया हुआ लग रहा है पहले। हाँ, इसीलिए मैं आपको पूछ रहा था कि हमने किया या नहीं किया है। किया है सर। ठीक है, चलो, तो ये सारे हैं आयनिक कार्बाइड्स। अब हम अगले पे चलते हैं। ये सारे आयनिक कार्बाइड्स हैं। चलो नेक्स्ट, कोवेलेंट कार्बाइड्स। नेक्स्ट है आपके पास कोवेलेंट कार्बाइड। देखो कोवेलेंट कार्बाइड कौन बनाते हैं? कोवेलेंट कार्बाइड्स आर formed by p block elements। दे आर फॉर्म्ड बाय p block elements। ये p block के एलिमेंट्स बनाते हैं। आयनिक कार्बाइड्स कौन बनाते थे? s block वाले। s block वाले, और p block में से सिर्फ एल्यूमिनियम। p block में से सिर्फ एल्यूमिनियम, मतलब कुल मिला के मेटल्स बनाते थे, मेटल्स। s block वाले मेटल्स, और यहाँ पर एल्यूमिनियम। ये जो है आयनिक कार्बाइड्स बनाते थे। और कोवेलेंट कार्बाइड्स कौन बनाते हैं? कोवेलेंट कार्बाइड्स बनाते हैं p block के एलिमेंट्स। ठीक है, एल्यूमिनियम भी सर। एल्यूमिनियम आयनिक बनाता था, मतलब अभी देखा ना हमने ऊपर Al4C3। तो एल्यूमिनियम को मिलाकर एस ब्लॉक वाले और एल्यूमिनियम यहाँ से, तो ये बनाते हैं आयनिक हाइड्रेट्स। और कोवेलेंट जो है वो यहाँ पर एल्यूमिनियम नहीं आएगा, अब यहाँ पर बाकी सारे p ब्लॉक वाले। ठीक है, जैसे एग्जांपल SiC, B4C, इस तरह से। तो ये सारे कोवेलेंट कार्बाइड्स होते हैं। थर्ड, इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स हैं जो कि बनते हैं फॉर्म्ड बाय ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दे आर फॉर्म्ड बाय ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मतलब डी ब्लॉक वाले और एफ ब्लॉक वाले, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक वाले इस तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं कार्बाइड्स, इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। जैसे एग्जांपल लिख लो, एक एग्जांपल Fe3C, ये एक इंटरस्टिशियल कार्बाइड हुआ। इस तरह के जो डी ब्लॉक वाले हैं और एफ ब्लॉक वाले जो कार्बाइड्स बनाते हैं, उनको बोलेंगे इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। क्या यहाँ तक क्लियर है? सर 2 मिनट्स। सर थोड़ा नीचे करना। चलो लिख सर लो। हाँ लिख लो। यस सर।
नो हो गया? यस सर। चलो तो अब हम शुरू करते हैं सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। नंबर 1 हमने लिया कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड CO। सबसे पहले इसका प्रिपरेशन हम पढ़ लेते हैं, किस तरह से इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। प्रिपरेशन मेथड्स, अलग अलग प्रिपरेशन मेथड्स हैं हमारे पास। सबसे पहला देख लेते हैं, नंबर 1 बाय डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। बाय डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन in limited supply of air. In limited supply of air और ऑक्सीजन। चलिए आप रिएक्शन गेस कर सकते हैं। अब क्या होगा यहाँ पर, कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 गैसियस, इट गिव्स CO गैसियस। ये बना कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हमने यहाँ पे क्या लिखा है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। तो जब आप लिमिटेड सप्लाई लेते हैं ऑक्सीजन की तो आपको इस तरह से मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कब बनता? सर एक्सेस सर में। सर अगर जब फुल सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एक्सेसिव ऑक्सीजन लेते होगा। हाँ, जब एक कार्बन के लिए आप कितने ऑक्सीजन के मोल लेते? 1 मोल। 2 1 मोल। जब मतलब आप एक कार्बन 1 के लिए मतलब 1 मोल O2 लेते तब बनता CO2। ठीक है, मतलब जब एयर जो है वो एक्सेस में होगा और एक्सेस एयर में जब आप कंबशन करेंगे कार्बन का तब आपको मिलेगा CO2। तो ये हुआ एक तरीका CO बनाने का, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने का। नंबर 2 दूसरा तरीका, on small scale pure carbon monoxide can be obtained by dehydration of formic acid। डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। डिहाइड्रेशन का मतलब आप सब जानते हैं, यस सर, रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर। तो जब आपने फॉर्मिक एसिड लिया इस तरह से HCOH और आपने इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किया, आप जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक काफी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। मतलब अगर आपके हाथ पे गिर जाए तो हाथ से सारा मॉइस्चर उड़ा लेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा इस तरह से, बताइए मुझे। CO निकल जाएगा, CO गैस निकल जाएगा और साथ में वाटर रह जाएगा। तो इस तरह से स्मॉल स्केल पर प्योर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया जा सकता है। थर्ड तरीका देखते हैं, ऑन कमर्शियल स्केल। अगर लार्ज स्केल पे आपको बनाना है तो ऑन कमर्शियल स्केल इट इज प्रिपेयर्ड बाय passing steam over red hot coke। पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कोक मतलब रिएक्शन क्या है, आपने लिया कार्बन सॉलिड, रेड हॉट लिया आपने, प्लस स्टीम पास किया आपने उसके ऊपर H2O गैस। तो यहां से बनता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। CO प्लस हाइड्रोजन, ये मिक्सचर बनता है। इस मिक्सचर को टोटल वाटर गैस भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज वाटर गैस। ठीक है, वाटर गैस या फिर इसको सिन गैस भी कहा जाता है।
सिन गैस। सिन स्टैंड्स फॉर सिंथेटिक गैस। ठीक है, तो इसको वाटर गैस भी कहा जाता है और सिन गैस भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि वाटर गैस क्या होता है, तो आपको बताना है वाटर गैस इज CO+H2। इस मिक्सचर को बोलते हैं वाटर गैस या फिर सिंथेटिक गैस। सिंथेटिक गैस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको यूज करके काफी सारे और भी कंपाउंड सिंथेसाइज किए जा सकते हैं, काफी और भी कंपाउंड सिंथेसाइज किए जा सकते हैं, इसीलिए इसको सिंथेटिक गैस भी कहा जाता है। बताइए क्या ये सब सबको क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा नीचे लो ना सर, लिखना है। क्लियर सबने? लिख लिया? सर अब अगर हम यहाँ पर स्टीम की जगह एयर यूज करते हैं, ऑन यूजिंग एयर इंस्टेड ऑफ स्टीम, अगर हम स्टीम की जगह पर एयर यूज करते हैं, अब देखो एयर में क्या है, जब भी आपको एयर लिखा हुआ मिले ना किसी भी रिएक्शन में, तो आप समझ जाना हमारे पास O2 भी है एंड नाइट्रोजन भी है। O2 है और नाइट्रोजन है हमारे पास। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, आप जरा मुझे बताना गैस करके क्या बनेगा। 2 कार्बन सॉलिड प्लस एयर, एयर में O2 भी है और नाइट्रोजन भी है, तो इनकी रिएक्शन हो रही है यहाँ पर इस तरीके से। 1273 केल्विन पर आपने हीट किया। चलिए क्या आप बता सकते हैं गैस करके क्या बनेगा? CO+N2। यस, यहाँ पर बनेगा 2 मोल्स ऑफ CO गैसियस प्लस 4 मोल्स ऑफ N2 गैसियस। ठीक है, इस मिक्सचर को बोलते हैं प्रोड्यूसर मिक्सचर। दिस इज नोन एज प्रोड्यूसर मिक्सचर। जो पहले वाला था आप याद रखना, उसको क्या बोला हमने? वाटर गैस। वाटर गैस क्या होता है? CO+H2। दूसरा प्रोड्यूसर मिक्सचर, प्रोड्यूसर मिक्सचर क्या होता है? CO+N2। क्या ये बात क्लियर है सबको? सर यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि वाटर गैस क्या होती है और प्रोड्यूसर गैस क्या होती है। सर हाँ, सर इसमें N2 पार्टनर लेता रिएक्शन में। नहीं ये N2 पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन टुगेदर इसको यूज किया जाता है एज ए प्रोड्यूसर मिक्सचर, एज ए फ्यूल यूज करते हैं इसको इंडस्ट्रीज में, कई जगह पर फ्यूल के लिए यूज करते हैं वाटर गैस को और प्रोड्यूसर गैस को। सर तो आप लिख देंगे यहाँ पर दैट वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस water gas and producer gas are used as industrial fuels. सर ये रिएक्शन में कैसे हेल्प करते हैं? क्या चीज? सर रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट कर देंगे? कौन? N2। N2 यहाँ पर
रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, इसको एज ए मिक्सचर यूज करते हैं कंबशन के लिए, कंबशन के तौर पे यूज करते हैं इसको एज ए फ्यूल, फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं। और भी कुछ यूजेस हैं इनके, फॉर्मल्डिहाइड बनाने में, फॉर्मल्डिहाइड बनाने में यूज करते हैं, जैसे CO प्लस H2, आप देखोगे ना CO प्लस H2, तो CO प्लस H2 जो है एक पर्टिकुलर कंडीशंस पर फॉर्मल्डिहाइड बनाते हैं, CO प्लस H2 मतलब HCHO, HCHO फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? देखो बताओ क्या CO का फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है? क्या सर CO, CO2 फॉर्म के लिए। हाँ तो CO कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड, CO कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड इनटू CO2, CO का फर्दर ऑक्सीडेशन करके CO2 बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 1, प्रॉपर्टीज, CO कहाँ कहाँ यूज होता है, किस तरह से यूज होता है, कैसे आप समझेंगे इसे यूज करना है, कब कैसे यूज करना है। नंबर 1, सर अगर घर पे लोग मरते ना सर सीओ से, हाँ CO पॉइजनस होता है ना, CO पॉइजनस होता है। कभी आपने देखा होगा न्यूज में कि कुछ लोग बॉन्ड फायर लगा के टेंट में सो रहे थे। उसके लिए भी यूज होता है सर। हाँ सर लोगों को मारने के लिए यूज होता है। हाँ पॉइजनस होता है ये, पॉइजनस होता है, ब्लड के साथ, ब्लड में अगर चला जाता है अंदर, बॉडी से आप अगर इनहेल कर लेते हो CO ज्यादा, तो बॉडी में हीमोग्लोबिन के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है। तो जनरली जो है हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन को कैरी करता है ब्लड में, है ना। हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड के अंदर, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और ऑक्सीजन को वो कैरी करता है पूरे ऑल ओवर द बॉडी में ब्लड के थ्रू। ठीक है, लेकिन अगर CO घुस गया अंदर, तो CO की एफिनिटी हीमोग्लोबिन से ज्यादा होती है। इस हीमोग्लोबिन जो है वो CO की तरफ ज्यादा अफिनिटी शो करता है एज कम्पेयर टू O2। तो अगर CO अंदर चली गई तो हीमोग्लोबिन अब CO के साथ चिपक जाता है। जब हीमोग्लोबिन CO के साथ चिपक जाता है तो फिर वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता, और ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता तो फिर व्यक्ति नहीं रह पाता ज्यादा देर। यस सर। सर तो गाड़ियों में भी कुछ लगाते हैं ना कन्वर्टर करके। हाँ कैटालिटिक कन्वर्टर यूज करते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर यूज करते हैं जो इन CO को ऑक्सीडाइज कर देता है, CO2 की फॉर्म में बाहर निकाल देता है। यस। तो प्रॉपर्टीज लिखेंगे, फर्स्ट इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, water insoluble gas, water insoluble gas. Number 2, it is powerful reducing agent, it is powerful reducing agent. कैसे है पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, देखो CO, जो CO है वो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, रिड्यूस होना चाहेगा। सर ऑक्सीडाइज। हाँ ऑक्सीडाइज। खुद ऑक्सीडाइज होगा CO2 के अंदर, खुद ऑक्सीडाइज होगा CO2 के अंदर, तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। रेडियो। रिड्यूस। सो इट इज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, लिखिए इट इज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट and reduces most of the metal oxides, reduces most of the metal oxides except those of alkali metals, alkaline earth metals, aluminium and few transition metals, and few transition metals। इस तरह से, जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लो, एग्जांपल के तौर पे हमने लिया
Fe2O3 Fe2O3 सॉलिड, आपने इस पर डाला CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप जानते हैं कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरों को रिड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पर ये Fe2O3 से बनाता है Fe बनाया और खुद निकल गया CO2 की फॉर्म में। देखो, देख लो क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है, क्या रिएक्शन आपको बैलेंस दिखती है? क्या ये यस बैलेंस सर। है? यस सर। Zn plus CO. देखो दूसरा ZnO प्लस CO, बताओ अगर ZnO प्लस CO यूज किया तो क्या बनेगा? यस Zn सर plus Zn plus CO2. सर CO2 ZnO plus CO2 Zn जिंक प्लस CO2। प्लस CO2। ठीक है, तो इस तरह से ये लिख लीजिए। सर ये पॉइंट को दोबारा मतलब समझाना। कौन सा सर कौन सा? सर ये सेकंड वाला इट इज प्रॉपर्टीज के अंडर। पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो खुद तो हो जाएगा ऑक्सीडाइज CO2 के अंदर और दूसरों को करेगा रिड्यूस, ये दूसरों को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो Fe2O3 को बना दिया Fe में, जो Fe यहाँ पर +3 में था, जो Fe +3 में था उसको ले गया Fe0 में, सेकंड Fe0 सर में। CO ना कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में ही ना। हाँ, और CO खुद जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया CO2 के अंदर, तो खुद ऑक्सीडाइज हो गया और दूसरों को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो ये अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड्स को छोड़कर, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड्स को छोड़कर, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और कुछ ट्रांजिशन मेटल्स के ऑक्साइड को छोड़कर बाकी सबको ये इस तरह से रिड्यूस करता है। जैसे एग्जांपल लिखा हमने Fe2O3 का और जिंक ऑक्साइड का। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, ये उसी का पार्ट है, CO का ही पार्ट है। अब इसके अंदर हम बॉन्डिंग देख रहे हैं, बॉन्डिंग इन CO मॉलिक्यूल, कि CO मॉलिक्यूल के अंदर किस तरह के बॉन्ड्स होते हैं। तो CO का जरा हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, CO का स्ट्रक्चर। चलिए, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन इस तरह से जुड़े, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये कार्बन ने इनके साथ, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड बनाया। और देखो कार्बन की अभी भी वैलेंसी पूरी नहीं हुई है, मतलब 1 2 3 4 5 6, कार्बन के पास अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन ही हैं, उसका ऑक्टेट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये ऑक्सीजन यहाँ से अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को देता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। तो ये बन गया आपका CO मॉलिक्यूल। देख पा रहे हैं आप CO मॉलिक्यूल? यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड्स है बताइए मुझे, कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं यहाँ पर? सॉरी, सर दो One. दो मैं आपको पूछ रहा हूँ One, सिग्मा sir. सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड्स sir 1 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड्स और 2 पाई यस सर बॉन्ड्स। सिग्मा 1 2 5 ठीक है, 1 सिग्मा यानी 2 पाई। तो ये जो CO है, तो सर हाँ, इससे क्या पता चलता है हमें। इससे सर इससे क्या पता चलता है हमें, मतलब कि जो कार्बन है वो ये ऐसे बॉन्ड बनाते हैं, मतलब ये हमेशा ये बॉन्ड बनाएंगे CO। ये CO का मॉलिक्यूल है। अब ये CO का मॉलिक्यूल इस तरह से होने के कारण, इस तरह से होने के कारण काफी सारे मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, काफी सारे मेटल्स के साथ ये रिएक्शन करता है। देखो क्या बनाता है मेटल के साथ, तो CO reacts with metals, CO reacts with metals to form metal carbonyls। It reacts with metals to form metal carbonyls। इसका मतलब क्या है, कैसे बनाता है ये? जो कार्बन एटम है, कार्बन एटम, कार्बन एटम acts as a donor atom, carbon atom acts as a donor atom having a lone pair of electron, having a
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप देख पा रहे हैं कार्बन पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो मेटल्स होते हैं, जैसे मान लो डी ब्लॉक का कोई भी आपने एक मेटल ले लिया 3D सीरीज का, तो इन मेटल्स के पास अगर डी ऑर्बिटल्स खाली हैं तो खाली वाले डी ऑर्बिटल में ये CO वाले CO मॉलिक्यूल का कार्बन एटम जाके अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। तो इस तरह से ये मेटल्स के साथ इस तरह से सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और फिर मेटल इसको अपने डी इलेक्ट्रॉन्स इसके खाली एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देता है। मतलब ये इस तरह से हुआ कि इस तरफ से CO ने अपना हाथ बढ़ाया आगे, और इस तरफ से मेटल ने अपना हाथ बढ़ाया, तो इस तरह से इन दोनों के बीच में सिनर्जिक बॉन्डिंग बनती है, सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो मेटल्स और कार्बोनिल, कार्बोनिल का मतलब है CO, तो मेटल और कार्बोनिल आपस में सिनर्जिक बॉन्डिंग बनाते हैं। सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या हुआ, इसने एक बॉन्ड बनाया, इसने भी बॉन्ड बनाया, तो सिनर्जिक बॉन्ड बना। मतलब कार्बन जो है CO मॉलिक्यूल का, ये CO मॉलिक्यूल का कार्बन अपना लोन पेयर देता है मेटल के खाली डी ऑर्बिटल में, तो सिग्मा बॉन्ड बना। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? कुछ सर बोलो। सीओ के पास लोन पेयर कैसे आया? दिख रहा है ना आपको सामने, CO के कार्बन पर एक लोन पेयर दिख रहा है आपको? हाँ हाँ ठीक। CO के कार्बन पे एक लोन ओके पेयर ओके। है, तो CO यस सर। अपना उस लोन पेयर को यूज करते हुए, जो कार्बन का लोन पेयर है उसको यूज करते हुए एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है मेटल के डी ऑर्बिटल में। जो मेटल का डी ऑर्बिटल खाली है उसमें ये CO अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, और उधर से मेटल अपने डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को CO के एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देता है। ठीक है, CO के एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देता है। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है मेटल और कार्बोनिल के बीच में, इसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड। ठीक है, ये भी एक तरह का बैक बॉन्डिंग होता है, बैक बॉन्डिंग। तो इसको बैक बॉन्डिंग या फिर स्पेशली सिनर्जिक बॉन्डिंग कहा जाता है। क्या आप समझ पा रहे हो इस बात को? यस सर। यस सर। सो कार्बोनिल, कार्बोनिल क्या है, CO फॉर्म्स सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग विद मेटल्स, विद मेटल एटम्स। इस तरह से ये सिनर्जिक बॉन्डिंग बनाता है। सिनर्जिक बॉन्ड इज वन टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग। ये एक तरह का बैक बॉन्डिंग है। बैक बॉन्डिंग। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यस सर। सर स्क्रॉल डाउन करना है। क्लियर है? क्लियर सबने? यस सर। चलो नेक्स्ट आप इसी के अंदर लिखना, CO के अंदर पॉइजनस नेचर ऑफ CO। पॉइजनस नेचर ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरह से पॉइजनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देना इट अराइजेस, इट अराइजेस बिकॉज ऑफ CO forming a complex, forming a complex with hemoglobin, forming a complex with hemoglobin which is 300 times more stable,
which is 300 times more stable than that of oxygen. Than that of oxygen. तो ऑक्सीजन की जितनी ज्यादा अफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ, उससे 300 गुना ज्यादा अफिनिटी होती है CO की हीमोग्लोबिन के साथ। तो जब CO अंदर चला जाता है तो वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ठीक है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है which prevents hemoglobin to carry oxygen, which prevents hemoglobin in the RBC, in the red blood corpuscles from carrying oxygen, and thus it results in death. चलिए यहाँ नीचे तक रोकना थोड़ा। चलो लिख लो। हो गया? नेक्स्ट कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रिपरेशन नंबर 1, it is prepared by complete combustion of carbon, and carbon containing fuels, in excess of air, तो ये था पॉइंट हम पहले भी वैसे लिख चुके हैं। जब आप कार्बन को पार्शियली बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो आपको मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन अगर कंप्लीट कंबशन करते हैं एक्सेस ऑफ एयर के साथ तो आपको मिलता है CO2 गैस। या फिर अगर आपने मीथेन लिया और मीथेन का आप कंबशन करते हैं तो यहाँ भी मिलेगा CO2 प्लस H2O। मतलब ये तो आप याद रखेंगे कि जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का आप कंबशन करते हैं तो दो चीजें मिलती है, CO2 एंड H2O, ठीक है। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करने पर आपको CO2 मिलता है और वाटर मिलता है H2O। देखो कैसे याद रखेंगे आप, जब भी कभी आप हाइड्रोकार्बन को कंबशन कर रहे हैं तो आप इस तरह से उसको लिख सकते हैं CXHY। ये मान लो कोई हाइड्रोकार्बन है CXHY, इस पर आपने डाला X प्लस Y/4 मोल्स ऑफ O2। देखो मैं आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिखा रहा हूँ ताकि आपको बैलेंस करने की दिक्कत नहीं आएगी। CXHY पर आपने डाला X प्लस Y/4 मोल्स ऑफ O2 which gives X moles of CO2 plus Y/2 moles of H2O। क्या आप समझ पा रहे हो ये रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन? बताओ क्या ये चीज समझ पा रहे हो?
CxHy plus x plus y by 4 O2 gives x CO2 plus y by 2 H2O। देखो ऊपर वाला एग्जांपल देख लो पहले आप। CH4 यहाँ पर x कितना है 1 और y कितना है 4, तो x प्लस वाई बाय 4 कितना हो गया 1 प्लस 4 बाय 4 मतलब 1 प्लस 1 2। x CO2 x कितना है कार्बन C1 तो कितना बना 1 CO2 और y कितना है 4, y कितना है 4 तो ऊपर क्या बनेगा 2H2O। Yes. बोलो समझ में आता है सबको? यस। तो ये हुआ एक तरीका। ये हुआ एक तरीका CO2 बनाने का। दूसरा तरीका it can also be prepared by the action of dilute HCl on calcium carbonate। on calcium carbonate देखो CaCO3 प्लस HCl, CaCO3 सॉलिड है आपके पास और आपने लिया 2 मोल्स ऑफ HCl एक्वस, तो देखो क्या बनेगा इस बार CaCl2 प्लस CO2 प्लस वाटर। इस तरह से CaCl2 प्लस CO2 प्लस वाटर, इस तरह से प्रोडक्ट्स मिलते हैं यहाँ पर। तो ये CO2 बनाने का एक और तरीका है जिससे लैब में CO2 बनाया जा सकता है स्मॉल स्केल पर। नंबर 3, कॉमर्शियल स्केल पे अगर बनाना हो ऑन कॉमर्शियल स्केल पे कैसे बन सकता है? यह है शायद हमने पहले भी पढ़ी होगी ये रिएक्शन। ऑन कॉमर्शियल स्केल इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन CaCO3। अगर आप CaCO3 को हीट करते हैं, आपने ये रिएक्शन पढ़ी होगी एस ब्लॉक के अंदर, प्लस CO2 तो क्या बनता है यहाँ पर CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ये क्लियर है सबको? एक चीज और यहाँ पर नोट करना, ये CaCO3 एक ऐसा कंपाउंड है, CaCO3 एक ऐसा कंपाउंड है जिसको हीट करने पर एक एसिडिक ऑक्साइड भी बनता है और एक बेसिक ऑक्साइड भी बनता है। CaCO3 एक ऐसा कंपाउंड है जिसको हीट करने पर एसिडिक ऑक्साइड भी बनता है और बेसिक ऑक्साइड भी बनता है। क्या आप समझ पा रहे हो ये? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो इसमें बताओ एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है? CO2 CO2 और बेसिक ऑक्साइड कौन सा है? CaO यस सर। CaO। तो ये एकमात्र ऐसा है कि जिसमें एसिडिक ऑक्साइड भी बनता है और बेसिक ऑक्साइड भी बनता है हीट करने पर। क्लियर है? यस सर। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं CO2 की प्रॉपर्टीज के बारे में। CO2 की प्रॉपर्टीज तो बताओ, ये कलरलेस होता है या कलर होता है? काला कलर। CO2 इज कलरलेस। अगर वो काला दिख रहा है मतलब आपको उसमें क्या है, कुछ तो दाल में काला है। अगर आपको CO2 काला दिख रहा है इसका मतलब क्या है, उसमें एसिडिव रहेगा। क्या है उसके अंदर? अगर आपको CO2 काला दिख रहा है इसका मतलब उसके अंदर क्या है? अगर कुछ बाइक्स या फिर कुछ कार्स ऐसी हैं जिसकी वजह से बहुत काला धुआं आता है, बहुत सर काला कम धुआं आता है, ऑक्सीजन। मतलब उसके अंदर जो, हाँ बोलो बोलो। Impurity. इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी देखो उसके अंदर जो है कंबशन पूरा नहीं हो रहा है, मतलब कंबशन पूरा ना होने की वजह से काफी सारा फ्यूल जो है वो अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन के रूप में बाहर निकल जाता है ऐसे ही। मतलब कार्बन ब्लैक,
वैसे अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन ऐसे कंबशन सफिशिएंट पूरा अच्छे से नहीं होने की वजह से वो कार्बन बाहर निकल रहा है, अनबर्न्ड कार्बन, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन के तौर पे, तो तभी उसका जो ब्लैक कलर आता है। बाकी तो CO2 कलरलेस होती है, ओरिजिनल CO2 कलरलेस होती है। जैसे देखो एक चीज आपको बताता हूँ, जैसे आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा, जब आपने कभी स्लेक्ट लाइम लिया होगा, स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको लाइम वाटर बोलते हैं, लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर आपने एक सॉल्यूशन में बनाया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, लाइम वाटर, और अगर आप उसकी टेस्ट ट्यूब पे ले जाके बहुत टाइम तक, कुछ टाइम तक आप फूंक देते हो, अगर आप उसके अंदर फूंक देते हो, तो कुछ सर टाइम वो बाद मिल्क बन जाता है। हाँ मिल्की बन जाता है। क्यों बना मिल्की? क्योंकि आपने CaOH ट्वाइस के अंदर CO2 डाला, तो उससे क्या बन गया, CaCO3। तो CaCO3 एक मिल्की वाइट प्रेसिपिटेट होता है, इसकी वजह से आपको टेस्ट ट्यूब में मिल्की कलर दिखाई देता है। तो जब आप उसको CO2 पास कर रहे थे, तो क्या CO2 का कोई कलर था? नो सर। हाँ, तो CO2 क्या होती है, कलरलेस और ऑर्डरलेस। CO2 इज कलरलेस एज वेल एज ऑर्डरलेस। तो नंबर 1, इट इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। नंबर 2, अच्छा, CO2 एसिडिक है या बेसिक है? एसिडिक। एसिडिक है, मतलब वाटर में डिसोल्व होने पर क्या देगी, एसिड या बेस? Sir, acid. तो विद वाटर इट फॉर्म्स, विद वाटर इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड। क्या देती है, कार्बोनिक एसिड देती है। व्हाट इज कार्बोनिक एसिड? H2CO3। ये एक वीक एसिड होता है, वीक डाइबेसिक एसिड। इसमें 2 H हैं, तो इसीलिए डाइबेसिक। तो वीक डाइबेसिक एसिड, जो कि इस तरह से डिसोशिएट होता है, ये 2 स्टेप में टूटता है वैसे, ये 2 स्टेप्स में टूटता है। H2CO3 एक्वस, जब आपने इसको पानी में डाला, H2CO3 plus H2O liquid, it dissociates to give HCO3 minus aqueous plus H3O plus aqueous, इस तरह से। तो पहली बार में ये टूट के दिया HCO3 माइनस, फिर दूसरी बार में ये HCO3 माइनस फर्दर टूटता है पानी के अंदर और देता है CO3 2 माइनस aqueous प्लस H3O प्लस aqueous, इस तरह से। ठीक है, हाँ देखो इसका एक इम्पोर्टेंट यूज है, ये इसका एक इम्पोर्टेंट यूज होता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में शायद बफर के बारे में बताया था, कभी बफर के बारे में बताया था मैंने आपको कभी? बफर क्या होते हैं, बफर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? Yes, sir. तो ये जो H2CO3 और HCO3 माइनस का मिक्सचर है, H2CO3 और HCO3 माइनस का मिक्सचर, ये एक बफर की तरह बिहेव करता है, बफर। ठीक है, ये एक बफर की तरह बिहेव करता है। मैंने बताया था बफर 2 तरह के होते हैं, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। तो ये कौन सा बफर है, एसिडिक बफर, क्योंकि इसमें Yes. वीक एसिड है, वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट। तो वीक एसिड एंड वीक एसिड सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये एसिडिक बफर है। ये एसिडिक बफर हमारे लिए काफी यूजफुल होता है। किस तरह से? ये जो एसिडिक बफर है, इट हेल्प्स टू मेंटेन पीएच ऑफ ब्लड, इट हेल्प्स टू मेंटेन, ये जो बफर है, ये जो बफर है कार्बोनिक एसिड का, ये बफर ब्लड की पीएच को मेंटेन रखता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन, it helps to maintain pH of blood between 7.26 to 7.42। ये ब्लड की पीएच को इस रेंज में मेंटेन रखता है। बताओ यहाँ तक क्लियर है?
चेक करो, यहाँ तक लिख लिया सबने? यस सर। चलिए कुछ यूजेस लिख लेते हैं इसके। CO2 कहाँ यूज होता है? बहुत इंपॉर्टेंट यूज, कोई बताएगा मुझे कि CO2 से आपको खाना मिलता है? यस सर, प्लांट्स में रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस। synthesis. फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बताएगा कोई? So CO2 plus H2 equals to C6H12O6 plus H2. तो सनलाइट की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये बनता है C6H12O6 प्लस O2 प्लस वाटर, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया CO2। बताओ CO2 क्या, CO2 के कोई हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं? सर। क्या CO2 पॉइजनस होता है? नहीं सर। हाँ, सर ज्यादा सर ज्यादा नहीं होगा। CO2 वैसे पॉइजनस तो नहीं होता है, लेकिन क्या CO2 की मात्रा अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ती है तो उससे क्या सराउंडिंग पे कुछ असर पड़ता है? सर सर टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ता राइज है। होता है। टेम्परेचर राइज होता है, और इसी को क्या बोलते हैं? ग्रीन Greenhouse. हाउस, ग्लोबल ग्रीन हाउस वार्मिंग। इफेक्ट। यस, करेक्ट। सो इट इज नॉट पॉइजनस लाइक CO। It is not poisonous like CO, but increase in CO2, increase in CO2 content in atmosphere causes greenhouse effect. Causes greenhouse effect and raises the temperature of atmosphere. ठीक है, और क्या इसके हार्मफुल इफेक्ट्स? हार्मफुल इफेक्ट चलो ठीक है। आपको पता है CO2 को ड्राई आइस भी कहा जाता है? यस सर, सब्लिमेशन प्रोसेस। यस सर। as dry ice, as dry ice it is used as a refrigerant. सर प्रिजर्वेटिव भी यूज करते ये हैं। लास्ट वर्ड क्या लिखा है? कहाँ पर? एटमॉस्फेयर। सर ये ग्रीन इफेक्ट एंड के बाद and raises the temperature of atmosphere, and raises the temperature of atmosphere. ठीक है, so it is used as refrigerant, it is used as refrigerant, it is used as refrigerant for ice creams and frozen food. और कहाँ यूज करते हैं CO2 बताओ? क्या CO2 कंबशन में हेल्प करता है या कंबशन को रोकता है? रोकता है सर। रोकता है सर। रोकता है। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स, उसमें अब से अलग अलग तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। ये आपने देखा होगा कुछ फायर एक्सटिंग्विशर्स के ऊपर ABC लिखा होता है, ABC। यस सर। यस क्या सर। होता है वो? उनके अंदर क्या यूज करते हैं? कभी आपने देखा है कोई, सर आपको सी कोई फायर CO2. एक्सटिंग्विशन का सेशन हुआ है कभी? कभी आपको दिखाया हो कि इस तरह से अगर आग लग जाए तो क्या करना चाहिए, कौन सी आग को कैसे सर कैसे बुझाना बचपन चाहिए? में था, कोई चैप्टर था फायर एक्सटिंग्विशर के टॉपिक पे। हाँ, तो फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर एक छोटी सी, अभी आपने देखी होगी, जो ABC वाले होते हैं जिनके ऊपर ABC लिखा होता है, उसके अंदर एक मतलब ऊपर एक नोजल होती है, नोजल आपको बोला जाता है कि उसको तोड़ना है। तो जैसे आप यस नोजल सर। को तोड़ते हो यस सर। तो उसके अंदर H2SO4 होता है, जैसे आप तोड़ते हो वो H2SO4 अंदर जाके गिर जाता है, और फिर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है अंदर, तो सोडियम बाइकार्बोनेट से फिर CO2 गैस निकलती है। यस सर। सर कुछ व्हाइट कलर का निकलता है ना। हाँ, व्हाइट कलर निकलता है, जहाँ पे आपने डाला वहाँ पूरा सफेद सफेद हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने
स्नोफॉल कर दिया हो यहाँ पर। तो CO2 is extensively used. CO2 is extensively used in soft drink, carbonated drinks. कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में CO2 यूज करते हैं। ठीक है, आपको पता है आपको ठंडी कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है या थोड़ी मतलब वार्म कोल्ड ड्रिंक? आपको सर ठंडी एकदम चिल्ड। चिल्ड अच्छी सर लगती वार्म है? कोल्ड ड्रिंक मतलब कोल्ड ड्रिंक रहेगी ही नहीं। अरे वार्म का मतलब है जो ऐसे मतलब चिल नहीं थी, एक चिल कोल्ड ड्रिंक है और एक नॉर्मल है, तो कौन सी ज्यादा अच्छी लगती है? सर चिल। क्यों? सर ठंडा अच्छा लगता देखो उसमें होता क्या है कि जब टेम्परेचर कम रहता है तो कम टेम्परेचर होने के कारण CO2 गैस उसके अंदर डिजोल्व रहती है। CO2 गैस पानी के अंदर डिजोल्व रहती है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है, अगर वो फ्रिज के बाहर आ गई तो जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो CO2 गैस की सोल्युबिलिटी पानी में कम हो जाती है। समझ रहे हो? तो जब CO2 गैस की सोल्युबिलिटी पानी में कम है तो वो आपको वो मजा नहीं आता है। सर फिर तो कैसी वाली पिए? चिल्ड पीनी चाहिए ना, इसलिए। आई थिंक सो सर, मतलब जब तक वो अगर उसको मतलब अगर एक बार में अलग अलग कर लिया तो उसकी जो गैस रहती है ना सर वो निकलती नहीं है फिर जल्दी। किसकी उसको गैस नहीं निकलती है? मतलब उसको टाइट कर देते हैं तो अच्छे से बंद कर देते तो गैस नहीं निकलती उसकी। हाँ गैस नहीं निकलती है लेकिन गैस की सोल्युबिलिटी कम हो जाती है। देखो टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने से गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो मॉलिक्यूल्स पानी को छोड़ के बाहर आ जाते हैं ऊपर। सर, इसलिए पहले हिलाना नहीं चाहिए सर कोल्ड ड्रिंक को। And it is also used as a fire extinguisher. फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, क्यों यूज करते हैं? सिंस इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन, कंबशन होता किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से। तो जब आपने CO2 डाल दिया आग के ऊपर तो वो ऑक्सीजन का कांटेक्ट फायर के साथ ब्लॉक कर देता है, तो इसलिए वो कंबशन में सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ CO2 दिखता कैसे है? नहीं दिखता सर, गैस है। कलरलेस। कैसा? कलरलेस। अरे सर कुछ नहीं होता सर। इसका ज्योमेट्री कैसा होता है? ज्योमेट्री कैसा होता है? शेप क्या होता है इसका? सर कार्बन होता है और उसके साइड में 2 डबल बॉन्ड ओ। तो इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं? लीनियर ज्योमेट्री। और इसमें पी पाई बॉन्ड्स होते हैं। पी पाई बॉन्ड्स कितने हैं? 2 पी पाई बॉन्ड्स। ठीक है, और इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट कितना होता है? 0। जीरो डायपोल मोमेंट। अच्छा, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है इसके अंदर? sp2। sp2 कैसे है यार? sp2 कैसे हाइब्रिडाइजेशन? एसपी एसपी sp, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन तो चेक करना आता है ना हम सबको? यस सर। Yes। सर सिग्मा बॉन्ड। प्लस मोन्टर। सिग्मा बॉन्ड। बताओ क्या ये CO2 रेजोनेंस शो करता है? क्या CO2 के अंदर रेजोनेंस होता है? सर नहीं हम्म, सर, अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स नहीं है, नहीं होता है ना अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स। सर। गैप ऑन। देखो अल्टरनेट पाई बॉन्ड नहीं है तो क्या हुआ? इसमें लोन पेयर और पाई बॉन्ड तो अल्टरनेट है ना, लोन पेयर और पाई बॉन्ड, ये भी रेजोनेंस की कंडीशन है।
मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स अल्टरनेट पोजीशन पे होने चाहिए। अब भले वो पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड वाला हो या लोन पेयर वाला हो, पाई बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स अल्टरनेट होने चाहिए। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये ऑक्सीजन अगर लोन पेयर यहाँ देगा तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स उठ के यहाँ चले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? सी सिंगल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पर O है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड O प्लस, और इस पे आ गया माइनस, इस तरह से ये बना। ठीक है। अब वैसे ही इसका उल्टा भी बन सकता था, ये ऐसा भी हो सकता था कि O डबल ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी O ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस। तो इस तरह से ये रेजोनेंस शो करता है, CO2 रेजोनेंस शो करता है इस तरह से। बोलो क्लियर है यहाँ तक? एवरीवन क्विकली आंसर योर Yes, अटेंडेंस। sir. बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. किसी को कोई डाउट्स तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। चलिए, सो एवरीवन आंसर योर अटेंडेंस। Answer your attendance in the chat box. Harshal. बाय सर।